बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट से रेलिवेंट। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आप सपोज करें कि हम लोगों ने ना एक शॉप रेंट पर ली है, एक शॉप रेंट पर ली ऑन। सबसे पहले एक एग्जांपल अपने पास नोट कर लें। शॉप ऑन रेंट ऑन फर्स्ट Feb अच्छा बेटा सुने, हम लोगों ने अगर एक शॉप रेंट पर ली तो मुझे रेंट एक्सपेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा आपके पास, कि जैसे ही मैं रेंट पे करूंगा तो वो रेंट एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा। रेंट पे करने की जर्नल एंट्री मेरे पास क्या होगी? रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। तो मैंने इधर अपने पास रेंट एक्सपेंस अकाउंट बनाया, रेंट एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, अब बताएं जो शॉप मैंने रेंट पर ली है वो 1 Feb 2021 को ली। जो शॉप रेंट पर ली गई वो 1 Feb 2021, जबकि जो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर है। तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी को। अब देखिए, क्या जनवरी के मंथ में मेरे पास शॉप थी तो क्या मुझे उसका रेंट एक्सपेंस देना चाहिए? कब से देना चाहिए? तो इस साल कितने मंथ्स का एक्सपेंस मैं चार्ज करूंगा? 11 मंथ्स का। शाबाश, गुड, यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। अब मुझे बताएं, मैंने फर्स्ट पेमेंट रेंट एक्सपेंस की कब की होगी और कितनी अमाउंट को की होगी? 1 Feb को नहीं की होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि आपका जो मंथली रेंट है वो 2000 है, लेकिन आपने इसको पे करना है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। स्टार्ट भी नहीं है, आपने इसको पे करना है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर कितने मंथ का होता है? 3 महीनों का होता है, और साल में 4 क्वार्टर होते हैं, लेकिन एक क्वार्टर होता 3 मंथ्स का। ओके,
अच्छा अब देखें फर्स्ट क्वार्टर का एंड कब होगा, फर्स्ट क्वार्टर का एंड कब होना है जाकर। अच्छा अब आप लोगों ने ये देखे भाई, यहां पर हम लोगों ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वार्टर का एंड नहीं देखना कि जनवरी फेब मार्च का एंड नहीं, जिससे मैंने शॉप रेंट पर ली हुई है उसे क्या गर्ज है कि मेरे फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है। चाहे 1 अप्रैल से स्टार्ट करके 31 मार्च पे एंड कर दूं, चाहे मैं 1 जुलाई से स्टार्ट करके 30 जून पे एंड कर दूं, चाहे 1 जनवरी से स्टार्ट करके 31 दिसंबर पे एंड कर दूं, जिससे शॉप रेंट पर लिया उसे इस बात से कोई गर्ज नहीं है। उसके साथ हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं आपको हर 3 माह का रेंट पे कर दिया करूंगा, लेकिन इन एडवांस नहीं, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मैंने 1 फेब को शॉप रेंट पर ले ली, लेकिन एक्सपेंस कोई नहीं पे किया। अब मैं 3 मंथ का वेट करूंगा, मेरे 3 मंथ कब जाके एंड होंगे, फेब मार्च एंड अप्रैल, अप्रैल के एंड पर जाके मेरे 3 मंथ एंड होंगे। और जैसे ही ये फर्स्ट क्वार्टर एंड होगा मैं उसे कितनी पेमेंट करूंगा, 3 मंथ की 6,000 रुपीज पे करूंगा, क्योंकि 1 मंथ के 2,000 रुपीज थे। ये बात समझ आ गई। और उस दिन जिस दिन मैं पेमेंट कर रहा हूं उस दिन जाकर मैंने जाकर रिकॉर्डिंग करनी है और ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है कि उस दिन हम कहेंगे कि बिजनेस ने रेंट एक्सपेंस पे किया 6,000 रुपीज फॉर द क्वार्टर। ऑलराइट, तो कौन सी डेट यहां पर हम लोग लिखेंगे, 30th अप्रैल 30th अप्रैल 2021, या अगर नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को भी दे दो तो एक ही कॉन्सेप्ट है। क्लियर, कि अगर यहाँ पे फर्स्ट में लिख दें तब भी एक ही बात है, लेकिन जब उसने कहा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो लास्ट डेट लिखा करो, स्टार्ट की बात करें तो फर्स्ट डेट लिखा करो। अब यहां पर आ जाएगा और एंट्री क्या बन रही थी, रेंट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, कितने से, क्या कोई सब बच्चों को ये बात समझ आ चुकी है, यहां तक कोई इशू। अच्छा अब देखिए मैं मौजूद हूं 30th अप्रैल पर और अप्रैल तक का रेंट मैं पे कर चुका हूं, मुझ पे जितनी भी लाइबिलिटी थी। अब देखिए फैब का मंथ मैंने यूज कर लिया लेकिन पे नहीं किया, फैब के मंथ की मुझ पे लाइबिलिटी आ गई थी। फिर जब मैं मार्च के मंथ में गया, मार्च का मंथ मैंने शॉप यूज कर ली लेकिन पे नहीं की थी, 2 मंथ की लाइबिलिटी हो गई थी मुझ पर कि मैंने अब 2 मंथ का रेंट देना है। फिर जब मैं अप्रैल में गया, अप्रैल के मंथ के लिए मैंने सर्विसेज ले ली, शॉप को यूज कर लिया, और अप्रैल के एंड पर आके ना सिर्फ मैंने अप्रैल की लाइबिलिटी पे की बल्कि प्रीवियस 2 मंथ्स की भी पे कर दी। अब मुझ पे कोई लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि अब मैं 30th अप्रैल पे मौजूद हूं, अब मुझ पे कोई लाइबिलिटी नहीं है, यहां तक कि तमाम तर अमाउंट मैं पे कर चुका हूं। ऑलराइट, क्लियर है ये बात। अच्छा नेक्स्ट देखो, अब अगला क्वार्टर शुरू हो गया कब, 1 मई से, और कब एंड होना है, मैं मंथली पेमेंट नहीं कर रहा रेंट की, कब एंड होना है, अब ये मई जून जुलाई, ओके 31 जुलाई। और दोबारा से यही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे कि मैंने 6,000 पे कर दिया। अब जैसे ही हम लोग पहुंचे ना 31 जुलाई पर, तो हम लोग वहां तक की सारी लाइबिलिटी पे कर चुके हैं। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट क्वार्टर, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड जो होना है वो 31 दिसंबर को होना है, तो अब अगर आप लोग देखें तो हम जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के एंड पर जाकर आप लोगों ने पेमेंट कर देनी है 31 अक्टूबर 21 कैश 6,000। ऑल राइट,
कहां तक का रेंट पे कर चुका हूं, तो और अक्टूबर तक की कोई लायबिलिटी अब बाकी नहीं रही। जहां तक की बातें क्लियर। अच्छा, अब जरा फोकस करना इधर, लिखना छोड़ दो अभी के लिए। अक्टूबर के बाद नेक्स्ट मेरे पास क्वार्टर कब स्टार्ट होगा और एंड कब होगा, तो उससे पहले मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया है। वो जो जनवरी के एंड पे मैंने पेमेंट करनी हो तो मैंने अगले साल जाके करनी है। मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, पहले पेमेंट करूं या फाइनेंशियल ईयर को एंड करूं? फाइनेंशियल ईयर पहले आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर को जाके एंड करूंगा। अब जैसे ही मैं 31 दिसंबर पे पहुंचा, जाके मुझे अपने लेजर अकाउंट, ये टी अकाउंट लेजर अकाउंट क्लोजिंग की जाती है ना, मुझे जाके ये क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अब इसकी क्लोजिंग का मेथड अगर हम लोग इससे पहले देखें क्या क्या करते थे, कि हम सिंपली जाकर, अभी आप लोगों ने अब कुछ नहीं लिखना, अब यहाँ पर सिर्फ चीजें समझनी है अभी आप लोगों ने। अच्छा, हम लोग यहां से सिंपली जाकर इसकी क्लोजिंग कर देते थे। यहां पर हमारे पास कितना बैलेंस आ गया, कुछ भी नहीं लिखना आप लोगों ने, ये सब मैंने रेज कर देना है 18,000। और यहां पर आकर क्रेडिट साइड पर भी सेम यही टोटल 18,000। और हम लोगों ने, आपको याद है हम लोगों ने कहा था कि आपने इधर बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिखना एक्सपेंसेस के लिए, क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, कि भाई ये आप लोगों ने चार्ज कर देना है किसको, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, कितनी अमाउंट। अब मुझे जरा एक लॉजिकली एक बात बताओ, 18,000 कितने मंथ्स का एक्सपेंस है, 9 मंथ्स का, जबकि आपने शॉप कितने मंथ यूज की है, तो गलत नहीं कर रहे, तो कुछ गलत नहीं कर रहे, क्या आपने एक्सपेंस ज्यादा चार्ज किया लेकिन आप उसको अंडरस्टेट कर रहे हो। 11 मंथ्स का रेंट एक्सपेंस कितना बनता है, 2,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 20। क्या आपको नहीं लगता कि 22,000 प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था, कैसा नहीं है, जबकि आप कितना चार्ज करने जा रहे हो 18,000। अब अगर आप लोग लास्ट पेमेंट को जाकर देखो, लास्ट पेमेंट मैंने कब की हुई है लास्ट पेमेंट, अब ये देखो कि ये लास्ट पेमेंट कौन से टाइम ड्यूरेशन की थी, 31 अक्टूबर तक की थी, कैसा नहीं था। और जबकि अब मैं कौन सी डेट पे मौजूद हूं, 31 दिसंबर, तो नवंबर और दिसंबर 2 मंथ्स मैंने यूज कर लिए लेकिन अभी तक पे नहीं किया, तो क्या मेरी लायबिलिटी नहीं है, क्या इन फ्यूचर मैंने पे करना है, क्या 3 मंथ्स का पे करना है, 2 मंथ्स की लायबिलिटी है भाई, 3rd मंथ जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी जनवरी को नहीं शामिल करना। हाँ, जब पेमेंट करने लगूंगा तो 3 मंथ्स की इकट्ठी करूंगा, लेकिन लायबिलिटी दिसंबर तक कितने मंथ्स की है, 2 मंथ्स की, कितनी बनती है 4,000 रुपीज। अब आप मुझे ये बताएं कि लायबिलिटीज की नेचर क्या होती है, क्रेडिट नेचर होती है, उनका ओपनिंग कौन सी साइड पर आता है, उनका ओपनिंग, लायबिलिटीज का ओपनिंग कौन सी साइड पर आता है, क्रेडिट साइड पर आता है, तो क्लोजिंग कौन सी साइड पर आता है, डेबिट साइड पर आता है। शाबा, उलट चलते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग एक दूसरे के उलट होती है, लायबिलिटीज की नेचर क्रेडिट, तो ओपनिंग क्रेडिट साइड पर और क्लोजिंग। अच्छा, 31 दिसंबर को मैंने ओपनिंग लिखना है या क्लोजिंग लिखना है, क्लोजिंग लिखना है, शाबाश। तो आप लोग आएंगे और अपने रेंट एक्सपेंस की डेबिट साइड पर, यहां पर आप 4,000 जो आपकी लायबिलिटी है आपने वो चार्ज करनी है। आपने इसकी क्लोजिंग ऐसे नहीं करनी कि आपने 18,000 लिखा और वो 18,000 प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चला गया, अब आप ऐसा नहीं करेंगे। इसे कहा जाता है ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, के साल के एंड पर जाकर आपने इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में मूव करने से पहले इसकी एडजस्टमेंट्स करो, कि क्या कोई चीज इसमें प्लस माइनस होती हो तो सबसे पहले आपने वो एडजस्टमेंट करनी है। ये बात समझ आ गई है, 4,000 इधर चार्ज करोगे, अब ये आपकी लायबिलिटी है, ये 4,000 रुपीज, इसका नाम है एक्रूड एक्सपेंस,
एक्रियूड एक्सपेंस। अच्छा, अब जब आप टोटल करोगे तो देखो आपको टोटल क्या मिलेगा यहाँ पर 22,000। यहाँ पर भी 22,000 और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर दोगे। अब जब आप लोग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाएंगे तो वहां पर आपने 22,000 अपने पास एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करना है। आप अपना रेंट एक्सपेंस कितना चार्ज करेंगे? 22,000 रुपीज चार्ज करेंगे, रेंट एक्सपेंस चार्ज करेंगे। इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है वो 22,000 का करना है, ना कि 18,000। अब इसमें से 18,000 आप पे कर चुके हो, 4,000 अभी बाकी है। ये जो 4,000 आपके पास आया एक्रियूड एक्सपेंस, कब पे कर दोगे? नेक्स्ट मंथ में पे कर दोगे, नेक्स्ट मंथ के एंड पर। तो आपकी लाइबिलिटी है कौन से वाली? शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटी है आपके पास। तो ये जो एक्रियूड एक्सपेंस होता है ये आपकी बैलेंस शीट में एज करंट लाइबिलिटीज रिकॉर्ड हो सकता है। और इस टॉपिक से रेलेवेंट जो आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं एमसीक्यूज बेस्ड, आपको ऐसा ही डाटा प्रोवाइड किया जाता है। कभी आपसे पूछा जाता है कि आपने एक्सपेंस कितना चार्ज करना है, तो आप बताओगे 22,000 पे। और कभी आपसे पूछा जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या अमाउंट रिकॉर्ड करोगे, तो आप उसे कहोगे 4,000 एज करंट लायबिलिटी। ऑलराइट, अब इसको आप लोग रिकॉर्ड कर लें। ये आपके पास अकाउंटिंग ईयर एंड एडजस्टमेंट्स आ गई 4,000 के। इसको फाइंड करने के ना अब आपके पास दो मेथड्स है। पहला मेथड ये है कि आप लोग अपनी लायबिलिटी को फाइंड करो कि मेरी लायबिलिटी क्या है, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर लेकर जाओ। लायबिलिटी को फाइंड करो और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर लेकर जाओ, जैसे हमने किया। कैसे मैंने देखा, और इस लायबिलिटी को कैसे फाइंड किया जाता है? ये किया जाता है, आपने लास्ट अपनी पेमेंट देखनी है, इससे पहले वाली पेमेंट्स नहीं। लास्ट पेमेंट देखो, मैंने देखा ये मैंने पे की हुई है 31 अक्टूबर को। फिर ये देखो ये कब तक की पेमेंट है? अक्टूबर तक की ही पेमेंट है। इट मींस दैट नवंबर और दिसंबर हमने पे नहीं किया हुआ। तो 2 मंथ्स की लायबिलिटी, लायबिलिटी है तो उसी टाइम पे सोचना है। लायबिलिटी की क्लोजिंग क्रेडिट डेबिट साइड पर होती है, तो डेबिट साइड पे जाकर तो 2 मंथ्स की लायबिलिटी क्या बनेगी? 4,000 लिख दो और इसको नाम दे देना है एक्रियूड एक्सपेंस। ऑलराइट, जब इसको क्लोज करोगे, अब आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेजर को क्लोज करोगे तो इस एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आ जाएगा 22,000 के साथ। ये बात क्लियर कि आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 22,000 लेके चले जाना है। अच्छा, अब इसका ट्विस्ट क्या, आपको आप इसको दूसरे एंगल से भी सोच सकते थे। आपने देखा आप 18,000 6 एंड 6 ये लिख चुके हो, उसके बाद क्लोजिंग करनी थी। आपने ये देखा कि यार मैंने शॉप तो 11 मंथ यूज की है, तो एक्सपेंस भी तो 11 मंथ का चार्ज करना चाहिए। अब 11 मंथ का एक्सपेंस कितना बनता है? तो आप लोग एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के सामने 22,000 लिख दो, 11 इंटू 2। अब आप खुद देखो, आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल 22,000, डेबिट साइड का टोटल 18,000। अब जब लेजर की क्लोजिंग करोगे तो 22,000 तो आपकी डेबिट साइड पर ऑटोमेटिकली 4,000 आ जाएगा। अब डेबिट साइड पे आ रहा है तो लायबिलिटी है। ऑलराइट, क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग वैल्यू आ जाए तो एसेट बन जाता है वो। अब ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, अब देखिए यहां पर अगर जर्नल एंट्री आपसे पूछी जाए, अक्सर जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं कि भाई ईयर एंड की अकाउंटिंग जर्नल एंट्री क्या बनेगी आपके पास। ये सिचुएशन है आपके पास, ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसकी ईयर एंड एडजस्टमेंट क्या बनेगी। तो क्या बनी है इसकी ईयर एंड एडजस्टमेंट्स?
रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। क्या बन गया इसकी जर्नल एंट्री? रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। ये किसी को कोई इशू? अब आप अगर जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री तो दो लेजर्स के अंदर जाती है। एक जर्नल एंट्री की रिकॉर्डिंग दो लेजर्स में होती रहती। मेरे पास तो अभी तक मैंने इसका डेबिट इंपैक्ट लिखा हुआ है, मैंने इसका क्रेडिट इंपैक्ट तो अभी तक लिखा ही नहीं है। तो इसका क्रेडिट इंपैक्ट कौन से अकाउंट में जा रहा है? हम एक नया अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा एक्सपेंसेस का कैरी डाउन बैलेंस नहीं होता, लेकिन एसेट एंड लायबिलिटीज का होता है। तो ये जो रेंट एक्सपेंस अकाउंट है इसने अपना बैलेंस कैरी डाउन नहीं देना। लेकिन ये जो एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट है ये आपके पास एक्सपेंस अकाउंट नहीं है, ये आपकी लायबिलिटी का अकाउंट है, ये आपको बैलेंस कैरी डाउन देगा। क्लियर? तो आपने इस दिन एक और अकाउंट अपने पास ओपन करना है, एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट। और अभी तक हम लोग कौन सी डेट पे मौजूद हैं? 31 दिसंबर। अकाउंटिंग ईयर एंड क्लोजिंग एंट्रीज करने लगेंगे। अच्छा, अब एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट के पास आए, अब इसकी कौन सी साइड पर जाएंगे? तो क्रेडिट साइड पर। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? रेंट एक्सपेंस कितने से? 4000 से। ऑलराइट, अब इस लेजर की तो क्लोजिंग करनी है, 31 दिसंबर पे है, एक नया अकाउंट है। अब इस लेजर की भी तो क्लोजिंग करेंगे। इस लेजर की जब क्लोजिंग करेंगे तो आपको क्रेडिट साइड पे वो ये 4000 मिला, तो डेबिट साइड पर भी ये 4000 आ जाएगा। लेकिन कहां चला जाएगा ये? बैलेंस कैरी डाउन के तौर पर। ये लायबिलिटी है। एक्रूड एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी है। एक्सपेंस ये वाला था जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा करंट लायबिलिटीज के तौर पर। कोई इशू? अच्छा, अब जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, आपसे जब जर्नल एंट्रीज पूछी जाती हैं, एक तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो जर्नल एंट्रीज पूछी गई हैं 31 दिसंबर की पूछी गई हैं या 1 जनवरी की, मतलब क्लोजिंग पूछी गई है या ओपनिंग पूछी गई है, ये रिवर्स हो जाती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा, आपसे कहता है एक्रूड एक्सपेंस के अगेंस्ट बताएं कि एक्सपेंस अकाउंट क्या होगा। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है। और कहता है कि एक्रूड एक्सपेंस के अगेंस्ट एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट क्या होगा, तो एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होता है। अब वहां पर अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेबिट क्रेडिट बात समझ आ जाती है उन्हें, लेकिन ऊपर ये नहीं देखते कि उसने अकाउंट कौन सा पूछा था। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अकाउंट कौन सा पूछा जा रहा है। आपको सारी चीजें आती होंगी, आपने सिर्फ केयरफुल रहना है कि बातें क्या पूछी गई हैं, अच्छे तरीके से आपने पढ़नी है। ऑलराइट, अच्छा अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर। अगला साल स्टार्ट हुआ, तो नेक्स्ट ईयर में हमारे पास जो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग होते हैं वो इस नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब हमारे अब ये नेक्स्ट ईयर हमारा करंट ईयर बन गया है। जो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग होंगे वो हमारे इस करंट ईयर के ओपनिंग पर। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 1 जनवरी 2022। ऑलराइट, तो बेटा सबसे पहले ये वाला बैलेंस कैरी डाउन, ये अपना ओपनिंग अपनी ऑपोजिट साइड पर रहता है। अगर कैरी डाउन बैलेंस है डेबिट साइड पर, तो ओपनिंग कौन सी साइड पर आ जाएगा? तो यहां पर आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, और ये कितना है हमारे पास? 4000। क्लियर? अच्छा, अब इस बैलेंस ब्रॉड डाउन का क्या करना है? ये कहां से आया था? एक्सपेंस अकाउंट से आया था। ये जो आपके पास यहां पर ये बैलेंस बना है ब्रॉड डाउन, ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग था, और वो क्लोजिंग कहां से आया था? एक्सपेंस अकाउंट को वापस करता उसे।
31 दिसंबर को उससे लो, उसको अपने पास बैलेंस कैरी डाउन के तौर पर लेकर आओ, क्योंकि लायबिलिटी थी, आपने उसको बैलेंस शीट में लेकर जाना था। अगले साल ओपनिंग करवाते साथ ही एक्सपेंस अकाउंट को वापसी कर दो उसकी अमानत, ये लो भाई अपनी अमानत संभालो। जब उसको वापिस करेंगे तो वापसी के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां पर आएंगे, अब ये इधर है, वापसी करना है तो हमारे पास कोई लायबिलिटी नहीं रहनी चाहिए, तो ये 4000 इधर, और इसके सामने आ जाएगा रेंट एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा हमेशा ये बात याद रखना बेटा कि बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। तो ब्रॉट डाउन की कोई जर्नल एंट्री नहीं है, ये जो इधर लिखा है हम लोगों ने क्रेडिट साइड पर, लेकिन ये जो हम लोगों ने डेबिट साइड पे लिखा है ना 4000, इसकी जर्नल एंट्री बन गई है। अब ये जर्नल एंट्री आपके पास क्या बनी, एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट में जाएंगे और उसकी क्रेडिट साइड पर कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करें, 4000, किस नेम से, एक्रूड एक्सपेंस। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर सब बच्चों को। अच्छा वैसे बात सुने, मैंने आपसे कहा नहीं था कि अगर आपकी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी अपना ओपनिंग क्रेडिट साइड पे देती है, तो जो प्रीवियस मंथ में प्रीवियस ईयर में आपकी लायबिलिटी थी उसने अपना क्लोजिंग डेबिट साइड पे दिया था, क्या अगले साल यही लायबिलिटी आपका ओपनिंग नहीं बन जाएगी। तो बेसिकली यहीं से ये 4000 रुपीज आपके इधर ओपनिंग बन सकता है। लेकिन सिर्फ बात क्या हुई, हमने ये शॉर्टकट मेथड नहीं यूज किया, हम लोग गए सबसे पहले इसको एक्रूड एक्सपेंस में डाला, वहां से बैलेंस कैरी डाउन, इसने अपना साल कंप्लीट किया। अगला साल जैसे स्टार्ट हुआ उसने ओपनिंग किया, ओपनिंग्स करके उसने फिर हमें वापस कर दिया। मतलब हम लोगों ने एक लॉन्ग रूट यूज किया। आप पर है, आप चाहे लॉन्ग रूट पर जाएं चाहे आप इस शॉर्ट रूट पर रहें। मतलब आपके पास आता है कि आपने इसको टू अकाउंट सिस्टम के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देना है, तो ये टू अकाउंट सिस्टम है, देखो दो लेजर मैंने बना दी है, क्लियर है ये बात। और आप सिंगल अकाउंट सिस्टम के जरिए भी बना सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि यार मुझे एक्रूड एक्सपेंस बनाने की कोई जरूरत थी, मैं यहीं पे इसकी क्लोजिंग करता, भाई यहीं से मुझे जर्नल एंट्री का पता चल चुका है कि एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो चुका है, एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, और इसकी क्लोजिंग करने के बाद अगले साल यही 4000 इधर लेके आ जाता। तो अब देखो मैं बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन तो नहीं लिख रहा ना, तो अब एक्रूड एक्सपेंस लिख रहा हूं तो इसकी तो जर्नल एंट्री बनेगी। अब ओपनिंग की जर्नल एंट्री क्या बन रही है मेरे पास, एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, अगला अपना अकाउंट वैसे ही शुरू कर दो। क्लियर, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने दोनों अकाउंट्स बनाए, अदरवाइज मैं सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम पे रहता हूं, मैं दूसरा अकाउंट एक्रूड एक्सपेंस का अकाउंट नहीं बनाते। ओके, आपको आपकी बुक में दोनों अकाउंट नजर आएंगे, तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये पता नहीं क्या किए जा रहे हैं, आपने सिर्फ वन अकाउंट सिस्टम के ऊपर रहना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ से डेवलप हो चुकी है कि टू अकाउंट सिस्टम भी कोई ऐसी चीज नहीं है, पिछले साल की क्लोजिंग को जाके कुछ देर के लिए उधर रखो, अगले साल उससे वापसी ले लो, बस इतना कुछ करना है। ओके हो गया। अच्छा अब देखें, ओपनिंग लिखा तो मैं कौन सी डेट पे मौजूद हूं, मैं 1 जनवरी 2022 पे मौजूद हूं। अब मैंने रेंट एक्सपेंस कब पे करना है, क्या आज से दोबारा क्वार्टर स्टार्ट करूं, नहीं भाई, जिससे शॉप ली हुई है उससे क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, वो कब का वेट कर रहा होगा कि मैंने उसे कब देना है, 31 जनवरी का वो वेट कर रहा है। तो 31 जनवरी को जाकर उसे कितना रेंट पे करूंगा, तो जाके पे कर देना, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी हमारे पास 31 जनवरी 22, कैश 6000,
अच्छा, अब नेक्स्ट रेंट कब मैंने पे करना है? 30th अप्रैल 22। नेक्स्ट रेंट कब जाके पे करूंगा? 31st जुलाई 22। यानी नेक्स्ट रेंट 31st अक्टूबर 22। ऑलराइट, और कैश 6000। ठीक, नेक्स्ट रेंट कब पे करूं? ईयर क्लोज हो गया, मैं 31 दिसंबर पर आ गया। ये बात क्लियर? अब अगर आप लोग देखें कि आप इसी तरह से इसकी क्लोजिंग करें तो इस साल आप लोगों ने कितना रेंट पे किया हुआ है? 24,000 रुपीज आपने पे किए हुए एक साल, ऐसा ही है ना? लेकिन इस 24,000 पे यार 4,000 तो पिछले साल का था, जो पिछले साल के नवंबर दिसंबर मैंने पे करने थे। क्या 4,000 वो नहीं था? मतलब ये जो मैंने 6,000 पे किया था ना, ये 6,000 सारे का सारा इस साल का नहीं था। इसमें 4,000 प्रीवियस ईयर की मेरी लायबिलिटी और 2,000 इस ईयर का था। तो इसका ये मतलब नहीं है, अब यहाँ पे अभी लिखना नहीं है, सुनिएगा सिर्फ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाकर और 20,000 लिख दूं क्लोजिंग बैलेंस, कैसे ही है प्रॉफिट और लॉस। अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे 24,000, उसमें से 4,000 लेस करो और यहाँ पे 20,000 आ जाएगा, तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाना है फिर। अब आप खुद सोचो यार, इस साल तो पूरा साल शॉप यूज किया हम लोगों ने, तो क्या रेंट एक्सपेंस भी पूरे साल का नहीं होना चाहिए? तो पूरे साल का रेंट एक्सपेंस कितना होगा? 24,000 रुपीज। तो यहाँ पे 20 नहीं आना, यहाँ पे क्या अमाउंट आनी चाहिए? 24,000 रुपीज आनी चाहिए। तो यहाँ पे 24 जाके रिकॉर्ड करो। क्या आपको ये बात समझ आ गई? मैंने आपसे कहा था या तो अपनी लायबिलिटी को पहले से कैलकुलेट कर लो और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पे लिख लो, या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को फाइंड कर लो, अब जाके लेजर्स की क्लोजिंग करो। अब जब लेजर्स की क्लोजिंग करने लगे तो कौन सी साइड ग्रेटर नजर आई आप लोगों को? ये वाली, कौन से वाली? क्रेडिट साइड 28,000। तो डेबिट साइड का टोटल भी, तो यहाँ पर बैलेंसिंग वैल्यू आपको क्या मिलेगी? और अगर ये बैलेंसिंग वैल्यू डेबिट साइड पर है एक्सपेंस अकाउंट की, तो इसका नाम क्या होता है? एक्रियूड एक्सपेंस। ऑलराइट, ये बात समझ आ गई? अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो एक्रियूड एक्सपेंस है आपके पास, ये आपके पास चला जाएगा आपकी करंट लायबिलिटीज के तौर पर, ये मूव कर जाएगा बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी, और ये आपके पास एक्सपेंस। अब देखिए 21 का एक्सपेंस कितना था? 22 था, क्योंकि 11 मंथ्स का था। 22 का एक्सपेंस कितना है? 24,000 पूरे साल का। क्लियर? अब अगर यहां पर देखें नेक्स्ट अकाउंट को, जो हम लोगों ने टू अकाउंट सिस्टम में गए हुए थे, अगर उसे देखें तो एक्रियूड एक्सपेंस क्लोजिंग फिर से चला जाएगा इसके पास। कौन सी साइड पर जाएगा? क्रेडिट साइड पर जाएगा। किस नेम से जाएगा? रेंट एक्सपेंस जी। ये जर्नल एंट्री क्या बन रही है? ये जर्नल एंट्री क्या बन रही है? क्या? हाँ, तो देखो रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, एक्रियूड एक्सपेंस को जाके क्रेडिट कर रहा। क्लोजिंग तो अभी मैंने करनी है, पहले एंट्री तो रिकॉर्ड कर लूं ना, उसके बाद क्लोजिंग करूंगा ना।
अदरवाइज क्लोजिंग करने के लिए कुछ है ही नहीं। उससे पहले तो 4000 इक्वल हुआ पड़ा है। ओके, अब जब आप लोगों ने ये लिख लिया, अब इस लेजर की क्लोजिंग करेंगे तो इसकी डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल 8000, यहां पर 8000, डेबिट साइड पर पहले से 4000 मौजूद, अब कितना आ जाएगा, ये बैलेंस कैरीड डाउन। और ये सिर्फ आप लोगों का एक्स्ट्रा वर्क होता है जो कि आप ओमिट कर सकते हो, आप स्किप कर सकते हो। इसके बगैर भी सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम में आप अच्छे तरीके से जाकर इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जी, कोई इशू? क्या आपको ये सारी बातें सही से समझ आ गई हैं? कौन सी अमाउंट कहां पर जा रही है, ये बात भी क्लियर हो गई है? अच्छा, इस क्वेश्चन में ना एक छोटा सा ट्विस्ट अब लेकर आते हैं, और वो ट्विस्ट ये है कि अब आप लोगों ने ये जो अमाउंट पे करनी है इन एडवांस करनी है ऑन क्वार्टरली बेसिस। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, एक्सपेंस को ही लेकर चलते हैं, लेकिन अब हम लोग एट द एंड ऑफ द क्वार्टर नहीं पे करेंगे, इन एडवांस करेंगे, स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर करेंगे। ऑल राइट, तो इसका पार्ट 2 है आपके पास, पेएबल इन एडवांस क्वार्टरली। अभी भी आपके पास एक्सपेंस अकाउंट ही बनेगा, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि जो आप लोग पेमेंट करने जा रहे हैं वो हर क्वार्टर के स्टार्ट, और मोस्टली होता भी यही है कि जो रेंट एक्सपेंस हम लोग पे करते रहते हैं ना, ये हम लोग स्टार्ट ऑफ द मंथ पे करते हैं। तो आप लोग हॉस्टल में रहते हो तो पहले पेमेंट करते हो, उसके बाद रहने की इजाजत मिलती है इन एडवांस। ऑलराइट, इसी तरह कोई शॉप वगैरह, कोई घर वगैरह रेंट पे लिए जाते हैं तो एडवांस में रेंट पे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले हम रहेंगे 1 महीना उसके बाद आपको पे करेंगे, ऐसा नहीं होता रहता। तो अब हम लोग चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल सिचुएशन की तरफ, इन एडवांस। अब इन एडवांस में जाकर देखें तो अब दोबारा से हम लोग रेंट एक्सपेंस अकाउंट बना लेंगे अपने पास। रेंट एक्सपेंस। अच्छा, अब आप लोगों को ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, अब आप लोग इजीली इसको बना सकते हैं। वैसे जरा ट्राई करें, 2 मिनट है, इस साल की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करें कि कौन कौन सी डेट पर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हो रही है, जरा खुद से रिकॉर्ड करने की कोशिश करो, शाबाश। फर्स्ट फैब को हम लोगों ने शॉप रेंट पर ली, इन एडवांस अब हम लोगों ने रेंट पे करना है, और एक क्वार्टर का रेंट इन एडवांस जाके पे करना है। तो अब हम लोग फर्स्ट पेमेंट कौन सी डेट को करेंगे, फर्स्ट फैब 21। यहां पर कैश लिखा करते हैं, और अब आके 6000 हमने पे कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट में अब क्वार्टर के बाद, अब पहला क्वार्टर हमारा कब एंड हो गया, अप्रैल के एंड पे खत्म हो गया, नया क्वार्टर कब स्टार्ट हुआ, तो यहां पर आ जाएगा फर्स्ट में 21, कैश 6000। अच्छा, नेक्स्ट में मई जून एंड जुलाई, जुलाई तक की पेमेंट कर दी। अब अगस्त 21, कैश 6000। भाई आपने अपने अकाउंटिंग ईयर एंड तक की सारी रिकॉर्डिंग्स करनी होती है, ये नहीं देखनी कि कहां तक की है, कैसी की है, वो बात का मसला है, वो अकाउंटिंग ईयर एंड एडजस्टमेंट्स के तौर पर आ जाएंगे। अब जब हम लोग गए ना 1 अगस्त को ये पेमेंट करने के बाद, ये इसके बाद देखें, ये अगस्त सितंबर अक्टूबर के लिए की, अब 1 नवंबर को हम लोग पेमेंट करेंगे कैश, और जितनी आपने पेमेंट की है वो सारी अमाउंट यहां पे आके लिखो, 6000।
ये बात क्लियर हो गई है? अब जरा कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सुन लेना। अब इसके लिए भी मतलब टू वे आप लोग सोच सकते हैं कि या तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को सोचें और दूसरी बैलेंसिंग वैल्यू लेकर आ जाएं, या वैसे ही अगर आप लोग देखें तो जो मैंने 1 नवंबर को पेमेंट की है वो कौन से टाइम ड्यूरेशन के लिए की है? वो मैंने नवंबर, दिसंबर और जनवरी 22 तक की पेमेंट कर दी है। जबकि मैं कौन सी डेट पे मौजूद हूँ? मैं 31 दिसंबर तक मौजूद। तो नवंबर और दिसंबर तो बिल्कुल ठीक है, मैंने यूज भी कर ली शॉप और मैंने उसके लिए पेमेंट भी की हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे एक मंथ का रेंट मैंने इन एडवांस पे कर दिया है, और एडवांस रेंट को कहते हैं प्रीपेड, पहले से पे कर देना। वह अभी एक्सपेंस किया नहीं लेकिन उसके लिए पेमेंट हम लोगों ने एडवांस में कर दी है। ऐसा नहीं है जैसे अगले साल का रेंट था जो मैंने इस साल पे कर दिया है, अगले मंथ का रेंट था जो मैंने अभी से पे किया हुआ है, क्या फ्यूचर में मुझे बेनिफिट नहीं दे जाएगा? क्या मेरा एक रिसोर्स नहीं है ये? और ऐसे रिसोर्स जो फ्यूचर में बेनिफिट दे जाए वो हमारे एसेट्स होते हैं। ऑलराइट, अच्छा कितने मंथ का एसेट बन रहा है? 1 मंथ का। कितनी अमाउंट? 2000 रुपीज। तो एसेट्स अपनी क्लोजिंग कौन सी साइड पर देते हैं? क्रेडिट साइड पर। तो आपने क्रेडिट साइड पर जाकर ये 2000 लिख देना है, और ये हमारे पास किस नेम से आ जाएगा? प्रीपेड एक्सपेंस। जो लास्ट पेमेंट आप लोगों ने की थी 1 नवंबर को, वो बेसिकली आप लोगों ने नवंबर, दिसंबर और जनवरी के लिए की हुई थी। तो जनवरी तो आपका नेक्स्ट ईयर आ रहा है, तो 1 मंथ की पेमेंट आप लोगों ने इन एडवांस की हुई है। तो वो जो इन एडवांस 1 मंथ की पेमेंट है वो आप लोगों का एसिड है। एसिड अपनी क्लोज एसिड्स है, एसिड डेबिट नेचर होती है। अपनी ओपनिंग तो डेबिट साइड पे देते हैं लेकिन अपनी क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर जाकर देते हैं। तो आपने इसकी क्रेडिट साइड पर अपने 1 मंथ का एसिड रिकॉर्ड करना है और वो आपके पास 2000 है। बस अब इस एसिड का जो नेम होगा वो होगा प्रीपेड एक्सपेंस। ऑलराइट, अब आपके पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू आ जाएगी इधर से बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर, और वो आपके पास देखें कितनी अमाउंट आ रही है। और वैसे अगर सोचें तो 22,000 ही नहीं बनती 11 मंथ्स के लिए, क्योंकि आपने 1 फेब से को शॉप ली थी, 31 दिसंबर तक 11 मंथ्स, 11 इंटू 2 22,000 एक्सपेंस होना चाहिए। तो अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को 22,000 लिख लेते और फिर इसकी बैलेंसिंग की तरफ जाते तो यहां से आपको इसका टोटल कितना मिल जाता? 24,000। क्रेडिट साइड पर 22 था, यहां पर भी 24,000 लिखते तो बैलेंसिंग वैल्यू आपके पास 2,000 अगर क्रेडिट साइड पर आ जाए तो ये आपका एसिड बनेगी। बैलेंसिंग वैल्यू डेबिट साइड पर आ जाए आपकी लायबिलिटी बनती है। ऑलराइट, तो अब यहां से ना आपको दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए अमाउंट मिल जाती है कि आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस को एज करंट एसेट्स रिकॉर्ड करना है। प्रीपेड एक्सपेंस को एज करंट एसेट्स रिकॉर्ड करना है बैलेंस शीट में, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू आपके पास एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड हो जाए। 21 का रेंट एक्सपेंस 22,000 है। ऑलराइट, कोई इशू? अब अगर इस अकाउंटिंग ईयर एंड की एडजस्टमेंट्स इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो इसकी जर्नल एंट्री आपके पास क्या बन रही है? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड रेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। ऑलराइट,
सिंगल अकाउंट पर चले जाएं। अदरवाइज अगर आप लोग दूसरा अकाउंट बनाएंगे तो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट अलग से बन जाएगा और उसकी जाके डेबिट साइड पे लिख लोगे और वहां से बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर वो ओपनिंग बनेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बनते ही उसने रेंट एक्सपेंस को अमाउंट वापस कर देनी है। अब यहां पर देखें अगले साल की वर्किंग करते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट ईयर जाएंगे ना तो जो यहां पर आपके पास प्रीपेड या एक्रूवल्स होते हैं अगले साल वो आपके सबसे पहले ओपनिंग बनते हैं। तो यहां पर आपके पास आ जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस। जो प्रीवियस ईयर क्लोजिंग होता है वही इस साल का आपका ओपनिंग बन गया 2000। यहां तक कोई इशू? अब दोबारा से देखो 22 में है अब हम, तो कब कब हम लोग पेमेंट्स करेंगे? 1 फेब को, 22 1 मई को, 1 अगस्त को एंड 1 नवंबर। कैश 6000। अच्छा, अब इसको दूसरे एंगल से सुनो। अब आप लोग अगर देखें तो 22 में क्या पूरा साल नहीं शॉप हम लोगों ने यूज की, तो रेंट एक्सपेंस भी तो पूरे साल का होना चाहिए था। तो पूरे साल का रेंट एक्सपेंस हमारा कितना बनता है? 24,000। तो आप लोग आकर यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस काउंट में 24,000 लिख लें। ये बात क्लियर? ये बात क्लियर? अब अगर इसकी क्लोजिंग करें तो यहां पर देखें डेबिट साइड का टोटल कितना बनता है आपके पास? 26,000। और यहां पर देखें क्रेडिट साइड का टोटल अभी 24,000 है, तो इसको मजीद 2,000 चार्ज कर दें। अब अगर क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर आया है तो ये आपका एसेट है। इट मींस दैट रेंट इन एडवांस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट एक्सपेंस, और आपकी वर्किंग कंप्लीट हो जाती है। हाँ जी, क्लियर है ये सारी बातें? अब आप लोगों ने अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट एसेट्स के तौर पर 2,000 रुपीज और 22 के जो आप लोगों ने एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस चार्ज करना है वो 24,000 रुपीज चार्ज करना है। क्लियर? अच्छा, इस लास्ट वाले 2,000 को इस तरह भी दे सकते थे लास्ट पेमेंट। अब लास्ट पेमेंट देखिए हमने कब की हुई है लास्ट पेमेंट? 1 नवंबर को। कौन से टाइम ड्यूरेशन के लिए की हुई है? अगले 3 माह के लिए, नवंबर, दिसंबर और, तो दिसंबर तक तो बिल्कुल बात सही है। तो 1 मंथ है जो इन एडवांस है, तो 1 मंथ का कितना बनेगा हमारे पास? वो 2,000 जाके हम लोगों ने लिख लिया। कोई इशू यहां तक? तो ये था एक्रूवल्स एंड प्रीपेड। आई होप कि अच्छे से समझ आ गया। लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसको देखा है एक्सपेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी तरफ से एक्सपेंस किसी दूसरे की इनकम भी तो बनेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक्रूवल्स एंड प्रीपेमेंट्स को इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने इनको एक्सपेंसेस के मतलब आप लोगों ने अभी एक साइड देखी है, अभी दूसरा रुख इसका आप लोगों ने देखना है। सेम एग्जांपल को ही कैरी करेंगे, लेकिन अब हम लोग देखेंगे जिसकी शॉप है उसे इनकम कैसे रिसीव हो रही है और उसने अपनी इनकम को रिकॉर्ड कैसे करना। अच्छा, यहाँ पर अभी के लिए जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है ना, बड़ा सिंपल करके सीखा है एंड आई होप कि आप सब बच्चों को समझ भी आ गया होगा। ऐसे ही है ना? अच्छा, अब देखें इस चीज को ना एग्जाम में मर्ज किया जाता है। मतलब ये कि भाई आपके पास एक शॉप नहीं है,
आपके पास 3 4 5 शॉप्स हैं, मल्टीपल शॉप्स हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जिनको आप एडवांस में पेमेंट कर देते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको आप लोग एरियर्स में पेमेंट करते हैं। ये जो आप लोग एट द एंड ऑफ द पीरियड पेमेंट करते हैं ना, इसे कहा जाता है इन एरियर्स। ये बात अब आप लोगों ने देखो, जैसे ही आगे सीखते जाओगे तो आपकी अकाउंटिंग की वोकैबुलरी अच्छी होती जाएगी। इन एडवांस नहीं अच्छी हो सकती। इन एडवांस को प्रीपेड कह दिया हम लोगों ने, एट द एंड को एरियर्स मतलब पेबल्स। ओके, एट द एंड ऑफ द पीरियड आप लोगों ने करनी होती है। तो ये दो सिचुएशन है। तो दोनों के लिए अब रेंट एक्सपेंस अकाउंट तो एक ही बनेगा, लेकिन आप ये देखो कि आपकी कुछ शॉप्स ऐसी होंगी जिनमें रेंट पेबल होगा, लायबिलिटी होगी एक्रियूड। रेंट पेबल से मुराद एक्रियूड रेंट, ऑलराइट। और कुछ ऐसी भी होंगी शॉप्स जिसमें आप लोगों ने रेंट इन एडवांस पे किया हुआ होगा। तो एक ही टाइम पर आपको आपका एसेट भी मिलेगा और आपको आपकी लायबिलिटी भी मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में अकाउंटिंग ने हमें इस बात से मना किया है कि आप मर्ज नहीं कर सकते, अलग अलग करेंगे। अकाउंट एक ही बनाएंगे, पोस्टिंग अलग अलग करेंगे। तो मतलब जो क्लोजिंग हम सिर्फ एक ही साइड पे लिखते हैं, अब वो क्लोजिंग एक साइड पे नहीं आएगी। पेबल्स की क्लोजिंग डेबिट साइड पर, प्रीपेड की क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर, दोनों लिखेंगे। तो जब दोनों क्लोजिंग्स होंगी, अगले साल ओपनिंग भी दोनों ही मिलेंगी। ऑलराइट, तो इसके लिए मैं आपको एक कंबाइंड अकाउंट बना के दे देता हूं कि इसका जो हमारे पास एक्सपेंसेस का कंबाइंड अकाउंट बनता है वो कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। ये आप लोगों ने अपने पास ये कंबाइंड अकाउंट आपको समझ आ जाए ना, समझ लें एक्सपेंसेस के लिए एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मतलब अब ये समरी है, जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे रेलिवेंट हमारे पास ये समरी मौजूद है। अब ये आप लोगों ने ना एक कंबाइंड अकाउंट बना लेना है। भाई इसका नाम वही रहना है आपके पास, रेंट एक्सपेंस अकाउंट। अच्छा, पहले ना इसको यहां पे समझ लें ताकि फिर जिंदगी भर ये आपको याद रहे कि कौन सी चीज कहां पे लिखी जाती है। ऑलराइट, अच्छा सबसे पहले मुझे बताओ, एक्सपेंस की पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर उसकी जनरल एंट्री क्या होती रहती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने जितनी भी कैश अमाउंट पे की हुई होगी वो हमेशा यहां पर आ जाएगी मेरे पास। हम लोग अकाउंटिंग में अगर कोई वैल्यू ना हो और वैसे ही जर्नलाइज करना हो तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है। ऑलराइट, अच्छा अब ये बात आप लोगों ने लिख दी। अब ये बात कंफर्म हो गई है कि ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने कैश इन एक्सपेंस पे किया है वो मेरे एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पर होगा। ऑलराइट, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इसकी उलट साइड पर होता है। हमेशा याद रख लेना कि जिस साइड पर कैश होता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट उस साइड पर नहीं होता, उसकी अपोजिट साइड पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट वो आपको इधर से मिलेगा। ये बात क्लियर? दो चीजों का पता चल गया। अब रहती हैं अकाउंटिंग ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट दो तरह से होगी, या तो आपकी लायबिलिटी होगी या आपका एसेट होगा। लायबिलिटी होगी तो किस नेम से होगी? एक्सपेंसेस में। लायबिलिटी होगी तो किस नेम से होगी? एक्रियूड एक्सपेंस के नेम से होगी। तो उसकी क्लोजिंग कौन सी साइड पे लिखी जाती है? तो आपने डेबिट साइड पर आना है और जितना भी एक्रियूड एक्सपेंस है वो आपने यहाँ पे लिखना है, एक्रियूड एक्सपेंस। ये बात समझ आ गई है? तो भाई पिछले साल का भी तो कोई एक्रियूड एक्सपेंस हो सकता था। अगर पिछले साल का एक्रियूड एक्सपेंस हुआ
तो वो कहां पे जाएगा, वो क्रेडिट साइड पे, ओपनिंग क्रेडिट साइड पर। ऑलराइट, तो यहां पर आ जाएगा एक्रूड एक्सपेंस। ये अपना ओपनिंग एक्रूड एक्सपेंस एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर देगा, जबकि एक्रूड एक्सपेंस अपना क्लोजिंग एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पर देगा। राइट, लायबिलिटी की रिकॉर्डिंग हो गई अगर लायबिलिटी है तो। और अगर आपके पास एसिड्स हैं तो एसिड किस नेम से आते हैं, प्रीपेड। तो प्रीपेड अपना क्लोजिंग कौन सी साइड पर देंगे, क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड पर जाके जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रीपेमेंट्स हो, जो भी, अब देखिए आप जिस साल की वर्किंग कर रहे हैं वो करंट ईयर, जो साल गुजर चुका है प्रीवियस ईयर, और जो साल आना है नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर। ओके, तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो आपने प्री पेमेंट्स की हुई हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, ये अपना क्लोजिंग एक्सपेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो क्या प्रीवियस ईयर में भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती तो वो करंट ईयर में ओपनिंग बनता, तो उसका ओपनिंग कहां पे लिखते हैं, यहां पर प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा फिर से सुनते, देख बेटा, एक्सपेंस अकाउंट मौजूद है तो सबसे पहले कैश के बारे में देख लिया करो, जो कैश आप लोग पे करते हो। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, तो एक्सपेंस अकाउंट की डेबिट साइड पर कैश की वैल्यू लिखते हैं। फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इसकी अपोजिट साइड पर। अब ये बात हमेशा याद रहती है, अदरवाइज हम लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कौन सी साइड पे लिखा जाता है। तो कैश के अपोजिट साइड पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जाता है। क्लियर, वो आप लोग। अब इसकी जर्नल एंट्री अगर कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की जर्नल एंट्री, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट। क्लियर। अब बेटा सिंपल सी बात है, अगर एसिड्स हैं तो ओपनिंग डेबिट साइड पर और क्लोजिंग क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस में एसिड्स का क्या नेम होता है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस अगर आपके पास मौजूद है, ओपनिंग है तो डेबिट साइड पे लिख लोगे, और अगर क्लोजिंग है तो क्रेडिट साइड पे लिख लोगे। और अगर आपके पास पेएबल है, आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है, ओपनिंग क्रेडिट साइड पर और क्लोजिंग डेबिट साइड पर दे देंगे। क्लियर हो गए। और एक्सपेंसेस में लायबिलिटी का क्या नेम होता है, एक्रूड एक्सपेंस। तो एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट साइड पर अपना ओपनिंग देगा और डेबिट साइड पर अपना क्लोजिंग देगा, और आपका ये अकाउंट क्लोज हो चुका है। अब इन 6 एलिमेंट्स में से कोई से भी एक वैल्यू मिस करता है और आपसे कहता है बताओ मिसिंग वैल्यू। अच्छा ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ओपनिंग डेबिट मिला है तो क्लोजिंग क्रेडिट ही हो, यह जरूरी नहीं है कि ओपनिंग अगर डेबिट मिला है तो क्लोजिंग क्रेडिट ही हो, ये जरूरी नहीं है। ओपनिंग भी डेबिट, क्लोजिंग भी डेबिट हो सकता है। मतलब प्रीवियस ईयर में मैंने प्रीपेड कर दिए थे तो वो प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा ओपनिंग, लेकिन इस साल में पे नहीं कर सका, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो इस साल के एंड पर तो लायबिलिटी होगी, तो लायबिलिटी अपना क्लोजिंग कौन सी साइड, वो भी डेबिट साइड पर देगी। तो ऐसी सिचुएशन वो आपको बता देगा कि आपका ओपनिंग एक्रूड है या प्रीपेड है, क्लोजिंग एक्रूड है या प्रीपेड है, दोनों है तो दोनों बता देगा आपको। और ऐसा हो जाता है कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू बता देते हैं, कहते हैं कैश की क्या वैल्यू होगी, आपने सिर्फ इस अकाउंट में जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करें और मिसिंग वैल्यू जाके फाइंड करें। ऑलराइट, हो जाएगा। तो हम लोगों ने अपने एक्सपेंसेस से रेलिवेंट तमाम तरह ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दी हैं। अच्छा अब आप अपनी बुक पर जाएंगे ना, आप लोगों ने ये रिवीजन करनी है और इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। बुक पर जाते साथ आप लोगों ने एक्रूअल्स एंड प्रीपेमेंट्स, ये थ्योरी सारी आप लोगों ने पढ़नी है। अब आपको ये जर्नल एंट्री समझ आ जाएंगे। ओके, मेरे वाले ये नोट्स आपके सामने हो, ये जो अभी आप लोगों ने लिखे हैं, ये अब जर्नल एंट्री समझ आ जाएंगी। पहले उसने ये आपको रफ सा अकाउंट बना के दिया एक्रूड एक्सपेंस का, फिर उसने आपको ये एक एग्जांपल दे दी। अच्छा एग्जांपल को ना पहले आप लोगों ने खुद से जरा सॉल्व करने की कोशिश करनी है।
उसके बाद उसके सोल्यूशन को देखिएगा। और उस उधर देखें तो आपसे कहता है प्रिपेयर रेलिवेंट लेजर अकाउंट टू कैलकुलेट टेलीफोन एक्सपेंस एंड रिलेटेड लायबिलिटी अंडर टू अकाउंट सिस्टम एंड, तो आपने सिंगल अकाउंट सिस्टम पर रहना है, आप टू अकाउंट सिस्टम पर ना जाए। ओके अच्छा, इसके बाद आप लोग देखें प्रीपेड एक्सपेंस। उसके बारे में आपको बताते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस क्या है और उसकी जर्नल एंट्रीज ये आप लोगों ने कर लेनी है। अब उससे रेलिवेंट एक उसने स्पेसिमेन बना के दे दिया कि इसका अकाउंट इस तरह से बनता है, और ये आपके पास एग्जांपल आ गई जो आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। क्लियर? ये आप लोगों ने सिंगल, तो आप लोगों ने सारी वर्किंग सिंगल अकाउंट से करनी है। डबल अकाउंट सिर्फ एक नजर वैसे उसका देख लेना, लेकिन आपने वर्किंग सिंगल अकाउंट से ही करनी है। ये एग्जांपल सॉल्व करनी है। अब थर्ड वाली भी एग्जांपल आप लोगों ने सॉल्व कर लेनी है। और ये जो थर्ड एग्जांपल आपके पास मौजूद है ये बेसिकली आपके पास कंबाइंड अकाउंट है, जो लास्ट में मैंने आपको बताया एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स कंबाइंड। ये देखो ये उसने अकाउंट बनाया कंबाइंड अकाउंट, और इससे रेलिवेंट ये आपके पास क्वेश्चन मौजूद है। बहुत अच्छे तरीके से आपने थोड़ी सोच विचार करनी है। ऐसा ना हो कि पहला ही स्टेप थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करे और आप कहें कि मुझसे नहीं होता। ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने ट्राई करनी है, नहीं हो रहा उसका सोल्यूशन देखो वो क्या कर रहा है, अगली एग्जांपल फिर खुद से सॉल्व करो। वो नहीं हो रही अगली एग्जांपल पर आ जाओ, उसके सोल्यूशन से हेल्प लो। लेकिन आपने सोचना है कि वो ऐसी वर्किंग कैसे कर रहा है, क्यों ये अमाउंट्स लेकर आ रहा है, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। ये सारी वर्किंग आपने करके आनी। मुझे कल कोई ऐसा स्टूडेंट ना मिले कि सर वो तो हो ही नहीं रहे थे और मैंने इसीलिए नहीं किए, ये गलत है। ओके, सी यू टुमारो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।